नमस्ते, वेलकम टू दुनियादारी। आज हम बात करेंगे मुंबई बारिश रेड अलर्ट। तो बात हो रही है सितंबर 28-29, 2025 की। मुंबई और आसपास के इलाकों में ना भारी बारिश का कहर था और मौसम विभाग मतलब आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। ये तस्वीरें और खबरें तो हम सबने देखी होंगी। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ मुंबई शहर की बात नहीं थी। महाराष्ट्र के कई हिस्से, खासकर अगर आप कोंकण और मराठावाड़ा देखें, तो वो इस बारिश से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। स्थिति काफी काफी गंभीर थी। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, है ना? समझते हैं कि हुआ क्या असल में और इसके मायने क्या हैं। हाँ, सबसे पहले तो यही, ये रेड अलर्ट, ये सुनने में ही बड़ा डरावना सा लगता है। इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मतलब कितनी चिंता की बात थी ये। देखिए, रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की सबसे ऊंची वाली चेतावनी होती है। इसका सीधा मतलब है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की आशंका, यानी बहुत बहुत ज्यादा बारिश, वो भी लगातार। और सिर्फ हल्की बूंदाबांदी नहीं, इंटेंस स्पेल्स के साथ, मतलब तेज बौछारें पड़ सकती हैं। आईएमडी ने ये अलर्ट रविवार 28 सितंबर के लिए जारी किया था और ये फिर सोमवार सुबह तक लागू रहा। इसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे मतलब पूरा कोंकण बेल्ट आ गया। अच्छा, पूरा कोंकण। हाँ। हाँ, और साथ में सिंधुदुर्ग और नासिक के जो घाट इलाके हैं, वहां भी भारी बारिश का अनुमान था। और मुंबई जैसे शहर के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का मतलब क्या है? मेरा मतलब है ये इतना खतरनाक क्यों हो जाता है वहां? देखिए, मुंबई की अपनी चुनौतियां हैं, है ना? एक तो शहर इतना घना बसा हुआ है, डेंसी पॉपुलेटेड है। दूसरा, वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो काफी पुराना भी है, वो एक लिमिट तक ही पानी निकाल सकता है। अब जब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो वो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। और अगर उसी टाइम पर, जैसे उस दिन हुआ, समंदर में हाई टाइड हो, दोपहर करीब 2:45 बजे 3.24 मीटर की हाई टाइड की चेतावनी भी थी। हाँ, तो उससे क्या होता है कि नदियों और नालों का पानी समंदर में जा ही नहीं पाता, वो बैकफ्लो मारता है। नतीजा वाटर लॉगिंग, मतलब जलभराव, जो हमने कई इलाकों में देखा भी। राइट। अंधेरी सबवे वगैरह। राइट, हाँ, ये हाई टाइड वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अलर्ट कब तक चलने वाला था? क्या उम्मीद थी आगे? आईएमडी का रेड अलर्ट तो सोमवार सुबह तक का था, लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, एसईओसी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम देखती है स्टेट में, उन्होंने सभी जिला प्रशासनों को कहा था कि भाई आप लोग 30 सितंबर यानी मंगलवार तक हाई अलर्ट पर रहिए। अच्छा, मतलब आगे भी खतरा था। बिल्कुल। खतरा सिर्फ जल भराव का नहीं था। चेतावनी साफ थी, जो निचले इलाके हैं वहां अर्बन फ्लडिंग, घाट क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन का खतरा, और अचानक आने वाली बाढ़, जिसे फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, उसका भी डर था। और साथ में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं और बिजली कड़कने की भी वार्निंग दी गई थी। कुछ आंकड़े हैं, मतलब कितनी बारिश हुई थी उस दौरान? हाँ बिल्कुल। रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में मुंबई शहर यानी कोलाबा ऑब्जर्वेटरी में 120.8 mm बारिश दर्ज हुई थी और सांता क्रूज में 83.8 mm। बाप रे, 120 mm तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और रविवार को ही सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच, मतलब सिर्फ 5 घंटों में कुछ पश्चिमी उपनगरों में 50 mm से ज्यादा बारिश हो गई थी। तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। और जैसा बताया, दोपहर में हाई टाइड की भी चेतावनी थी, जिससे वाटर लॉगिंग और बढ़ने का डर था। समझ गए। तो मुंबई में जमीनी हकीकत क्या थी इस रेड अलर्ट के दौरान? सड़कें, लोकल ट्रेनें, आम जनजीवन पर क्या असर पड़ा? मुंबई में जैसा एक्सपेक्टेड था असर दिखा। कई इलाकों से वाटर लॉगिंग की खबरें आईं। अंधेरी सबवे, जो अक्सर ऐसी बारिश में बंद हो जाता है, उसे ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि बाद में जब पानी निकला तो खोल दिया गया। दादर मार्केट जैसी जगहों पर पानी के साथ कचरा जमा होने की तस्वीरें भी आईं, जो काफी चिंताजनक थीं। लोकल ट्रेनें सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन चल तो रही थी, पर थोड़ी देरी से, जैसा अक्सर भारी बारिश में होता है। सिग्नलिंग वगैरह में दिक्कतें आती हैं। हाँ, वो तो होता ही है। एक राहत की बात यह थी कि बेस्ट की बसें ज्यादातर सामान्य रूप से चल रही थीं। कोई बड़े डाइवर्जन्स नहीं थे। हाँ, एयरलाइंस जैसे स्पाइस जेट और इंडिगो, उन्होंने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की कि भाई एयरपोर्ट आने के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर चलें, ट्रैफिक जाम मिल सकता है। और शहर की जो अपनी व्यवस्था है, बीएमसी, बृहन-मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका क्या कहना था? उनकी तैयारी कैसी की? क्या वो काफी थी? बीएमसी ने तो कहा कि उनके जो डी वाटरिंग पंप्स हैं वो 24 घंटे चालू हैं और उनकी इमरजेंसी टीम्स जो हैं वो सेंसिटिव इलाकों में तैनात हैं। उनका दावा था कि वो हालात पर पूरी नजर रखे हुए हैं और शिकायतों के निपटारे के लिए रैपिड रिस्पांस टीम्स भी मोबिलाइज्ड हैं। हम्म। लेकिन जैसा आपने पहले पूछा,
अब पंप चलने के बावजूद अगर अंधेरी सबवे जैसे इलाके डूब रहे हैं तो सवाल तो उठता ही है कि क्या ये सिर्फ पंप्स की कैपेसिटी का मुद्दा है या शहर का जो पुराना ड्रेनेज डिजाइन है उसकी अपनी सीमाएं हैं जो इतनी इंटेंस बारिश झेल नहीं पाती, खासकर जब शहर में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है मुंबई के लिए। बिल्कुल, ये बात तो है। खैर, ये तो हुई मुंबई शहर की बात। मुंबई के आसपास के इलाके जैसे ठाणे, पालघर, वहाँ क्या हाल था? ठाणे और पालघर जिलों में भी भारी बारिश हुई। वहां भी वाटर लॉगिंग की समस्या थी। कुछ जगहों पर घर गिरने की घटनाएं भी हुईं और कई बांध ओवरफ्लो होने लगे। दुख की बात यह है कि पालघर में बिजली गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में कुल 6 लोग घायल हुए, जिनमें एक ही परिवार के 5 सदस्य थे। और ठाणे में एक व्यक्ति के उफनती उल्हास नदी में बह जाने की भी दुखद खबर आई। तो असर काफी फैला हुआ था। ओह, ये तो बहुत दुखद है। आपने शुरू में मराठवाड़ा का भी जिक्र किया था। सुना है वहाँ हालत शायद और भी ज्यादा खराब थे। हाँ, मराठवाड़ा की स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक थी। देखिए, वहाँ पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हो रही थी उसने पहले ही काफी तबाही मचा रखी थी और ये जो 28-29 सितंबर वाली बारिश हुई इसने हालात और बिगाड़ दिए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की भयावहता थोड़ी समझ आती है। इस मानसून सीजन में 1 जून से 25 सितंबर तक, मतलब इस घटना से ठीक पहले तक, मराठवाड़ा के 8 जिलों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 86 लोगों की जान जा चुकी थी। 86 मौतें? हाँ, और सबसे ज्यादा 26 मौतें नांदेड़ में हुई थी। इतना ही नहीं, करीब 1725 जानवरों की भी मौत हुई थी, जिसमें से 569 अकेले नांदेड़ में। और फसलों का नुकसान वो तो बहुत ही बड़ा था। करीब 2.3 मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी। 2.3 मिलियन हेक्टेयर, बाप रे। हाँ, जिससे लगभग 2.9 मिलियन किसान प्रभावित हुए और 5,800 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में थे। ये आंकड़े इस बारिश के दौर से पहले के, आप सोचिए, इसने तो हालात और खराब कर दिए। हे भगवान, 2.3 मिलियन हेक्टेयर फसल का नुकसान, मतलब ये तो किसानों के लिए कमर तोड़ देने वाला नुकसान है। हाँ, और इतने सारे गांव प्रभावित, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। और देखिए, मराठवाड़ा में ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि बारिश का पैटर्न बदल रहा है। कभी लंबा सूखा पड़ जाता है और फिर अचानक कम समय में बहुत तेज बारिश हो जाती है। इससे क्या होता है कि सूखी जमीन पानी सोख नहीं पाती और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इस बार भी यही हुआ। धाराशिव जिले में 2 मौतें रिपोर्ट हुई। वहां सीना कोड़ेगांव बांध से 75,500 क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने के बाद 3,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। परांडा तालुका बुरी तरह प्रभावित हुआ। अच्छा, ये क्यूसेक्स क्या होता है? क्यूसेक्स मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ये पानी के बहाव को नापने की यूनिट है। 75,500 क्यूसेक्स मतलब बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया। समझ गए। भिंड जिले में हालात इतनी बिगड़े कि एनडीआरएफ और आर्मी को बुलाना पड़ा। वहां के 17 बांध भर चुके थे। 2 बांध 90% से ज्यादा। माजलगांव बांध से भी पानी छोड़ा जा रहा था। वडवनी तालुका में तो कई गांवों का संपर्क ही टूट गया था। आष्टी में एक मंदिर में फंसे 12 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। कुल मिलाकर सितंबर महीने से ही वहां 2,500 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा था। छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे, वहां वाड़ूज इलाके में बाढ़ से अहमदनगर जाने वाली सड़क बंद हो गई। हरसूल सर्कल में 24 घंटे में 196 mm बारिश हुई। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहां का जो बड़ा जायकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर, उसके सभी 27 गेट खोलने पड़े। करीब 1.41 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। पैटर्न के पास के गांवों को चेतावनी देनी पड़ी। वाड़ूज इलाके में कई गाड़ियां बह गईं, घरों में पानी घुस गया। 1.41 लाख क्यूसेक्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। नांदेड़ में भी गोदावरी नदी खतरे के निशान के पास बह रही थी। वहां करीब 970 निवासियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इन सब के बीच कोई ऐसी घटना जो मतलब दिखाती हो कि लोग किस तरह के खतरे का सामना कर रहे थे, कोई इंडिविजुअल कहानी? हाँ, लातूर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जो लापरवाही और खतरा दोनों को दिखाती है। औसा तालुका में सलीम पठान और उनके बेटे अजहर पठान वो बाइक से अपने खेत जा रहे थे। रास्ते में गढ़वेवाड़ी पुल था जिस पर पानी का बहाव बहुत तेज था। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा था कि भाई ऐसे पुल पार मत करो, जान का खतरा है। लेकिन उन्होंने कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? बाइक और अजहर दोनों पानी में बह गए। सलीम तो किनारे रह गए पर अजहर बहता चला गया। हे भगवान। हाँ, फिर उसने किसी तरह काफी दूर जाकर एक पेड़ की डाली पकड़ ली। तब जाकर कुछ स्थानीय युवकों ने हिम्मत दिखाकर उसे रस्सी वगैरह की मदद से बचाया। ये दिखाता है कि चेतावनियों के बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे थे। शायद मजबूरी में खेत जाना जरूरी होगा या शायद पानी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये था। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी खतरनाक थी असल में।
सोलापुर, नासिक में भी हालात खराब थे क्या? हाँ, सोलापुर के बार्शी तालुका में चांदनी नदी में बाढ़ थी। वहां की तस्वीरें थीं कि किसान जान जोखिम में डालकर पानी में से अपने पशुओं को निकाल कर ला रहे थे। सोयाबीन, उड़द, प्याज जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ। वहां उजनी बांध से भी करीब 1 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा था। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। वो जो रामकुंड इलाका है, वहां के मंदिर डूब गए थे। वहां भी मौतें हुईं और कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। कुल मिलाकर देखें तो पूरे महाराष्ट्र भर में इस 24-48 घंटे के दौरान कम से कम 11 और लोगों की मौत हुई और हजारों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। इतनी बड़ी आपदा, राज्य सरकार पर तो जाहिर है बहुत दबाव होगा। क्या कदम उठाए जा रहे थे? मतलब रिस्पॉन्स कैसा था सरकार का? राज्य सरकार बिल्कुल हरकत में थी। एससीओ ने तो जिलों को पहले ही अलर्ट पे रखा हुआ था। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने खुद मराठवाड़ा के 8 जिलों और सोलापुर के कलेक्टर्स के साथ सुबह सुबह मीटिंग की। उन्होंने साफ निर्देश दिए, जितने भी रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं वहां खाने पीने, स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम हो। जिन जिलों में चारे की कमी है वहां तुरंत चारा पहुंचाया जाए। और सबसे जरूरी, जहां बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है वहां डाउनस्ट्रीम में लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाला जाए, कोई लापरवाही ना हो। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा कि फील्ड पर रहें, ऑफिस में ना बैठें। ये जरूरी था। हाँ, और बाद में सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दोनों दिल्ली भी गए और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। एनडीआरएफ के जो नियम हैं उनके तहत वित्तीय सहायता के लिए ज्ञापन भी सौंपा। और जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां थी, जैसे कंट्रोल रूम, रेस्क्यू टीम्स वगैरह? हाँ, उसके लिए भी निर्देश थे। सभी जिलों के कंट्रोल रूम्स 24/7 चालू रखने को कहा गया। निचले शहरी इलाकों में वाटर लिफ्टिंग पंप्स लगाने, नदियों और बांधों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने, रिपेयर टीम्स और ज़रूरी सामान जैसे पेड़ काटने के लिए चेन सॉ, पावर यूनिट्स वगैरह ये सब तैयार रखने के आदेश थे। जो खतरनाक इमारतें हैं उन पर नजर रखने को भी कहा गया। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमें बहुत महत्वपूर्ण थी। कुल 16 टीमें महाराष्ट्र में तैनात थी उस समय। 16 टीमें? हाँ, जिनमें से 6 टीमें सीधे मराठवाड़ा के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों सोलापुर, धाराशिव, बीड और लातूर में भेजी गईं। ये दिखाता है कि मराठवाड़ा की स्थिति को विशेष रूप से गंभीर माना जा रहा था। बाकी टीमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों में हाई अलर्ट पर थीं और 2 टीमें पुणे में स्टैंड बाय पर भी रखी गई थीं कि जरूरत पड़ने पर कहीं भी भेजी जा सकें। अच्छा, तो मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन ठीक ठाक था। हाँ, कागजों पर और निर्देशों में तो यही लग रहा था। जमीनी हकीकत तो धीरे धीरे सामने आती है। सही बात है। अच्छा, आम जनता के लिए क्या सलाह दी जा रही थी, सेफ्टी टिप्स वगैरह? हाँ, सरकार और मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी। मुख्य सलाह यही थी कि भाई सतर्क रहें, जो बाढ़ संभावित इलाके हैं या निचले इलाके हैं उनसे दूर रहें। बारिश के दौरान नदियों, नालों, पुलों के पास बिल्कुल ना जाएं। बिजली कड़कते समय पेड़ों के नीचे या किसी असुरक्षित जगह पर खड़े ना हो। अगर जरूरत पड़े तो प्रशासन ने जो शेल्टर सेंटर्स बनाए हैं वहां चले जाएं। बेवजह यात्रा न करें, खासकर घूमने फिरने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और वो पुल वाला मामला जो आपने बताया? हाँ, सबसे अहम सलाह वही थी कि पानी भरे रास्तों या पुलों को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हमने देखा लातूर वाले मामले में कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। इमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए गए थे, जैसे मुंबई के लिए 1916 और पुलिस के लिए 112 वगैरह। ठीक है। इतनी बड़ी आपदा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जरूर हुई होंगी। कुछ कहा किसी ने? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मांग की कि प्रभावित किसानों, खासकर मराठवाड़ा के किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे दोनों ने आश्वासन दिया कि प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले राहत राशि पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पंचनामे वगैरह जल्दी करके सहायता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर सितंबर के आखिर की ये बारिश मुंबई और पूरे महाराष्ट्र, खासकर कोंकण और मराठावाड़ा के लिए एक बहुत बड़ी आपदा साबित हुई। जान माल का भारी नुकसान हुआ, खेती तबाह हो गई और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। राहत और बचाव कार्य तो चले, लेकिन सवाल कई खड़े हुए हैं इस पूरी घटना से। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें हर बार सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारी शहरी प्लानिंग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेलने के लिए तैयार है? मुंबई की ड्रेनेज सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या हम उसे अपग्रेड करने के लिए उतनी तेजी से काम कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है? मराठवाड़ा में जो बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कभी सूखा, कभी अचानक बाढ़, उसको देखते हुए क्या हमारी कृषि नीतियाँ, हमारी वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज उतनी अडैप्टिव हैं?
डिजास्टर मैनेजमेंट में इमीडिएट रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट अडेप्टेशन और रेजिलियंस बिल्डिंग पर कितना ध्यान है, ये बड़े सवाल हैं। ये वाकई बहुत अहम सवाल हैं, क्योंकि ये घटनाएं अब सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लगती, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगती हैं, है ना? शायद ये हमें याद दिला रही हैं कि हमें सिर्फ प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। भविष्य की ऐसी चुनौतियों के लिए अपनी तैयारी और अपनी व्यवस्थाओं को शायद बुनियादी तौर पर बदलने की जरूरत है। क्या हमारी तैयारी सिर्फ तात्कालिक राहत तक सीमित है, या हम भविष्य की ऐसी चुनौतियों के लिए अपने शहरों को, अपनी व्यवस्थाओं को सच में बदल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on geopolitics topics, subscribe to our channel. धन्यवाद, जय हिंद।